नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और लाता हूं आपके लिए वो सब टॉपिक जिसके बारे में आपके मन में आते हैं बहुत सारे सवाल। ब्रह्म स्थान कहने को एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन कितने गहराई और कितनी ऊंचाई ब्रह्म स्थान की। तो आइए लेकर चलता हूं आपको आज मैं एक हवेली के ब्रह्म स्थान में, प्रांगण में, उसके सेंटर में, जिसे हम कहते हैं कोर्ट यार्ड यानी आंगन। साथियों, ब्रह्म स्थान का वास्तु में बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में, इंसान की बॉडी में हमारी नाभि होती है, हमारा स्टमक होता है, उसी तरह से किसी भी भवन में भी एक नाभि होती है। और वो कितनी सेंसिटिव होती है, कितनी जगह इसकी बनती है, वो सब आपको बताऊंगा। क्योंकि कल्पना करते हैं हम वास्तुशास्त्र में एक वास्तु पुरुष की, जिसके प्रत्येक अंग का अपना अपना वही महत्व होता है जो कि हमारी बॉडी में हमारे अंग का महत्व होता है। और उसी अंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, उसी के अनुसार गुण धर्म के हिसाब से ही निर्धारित करते हैं हम किसी भी भवन में हर चीज़ का बनाना। जानना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक आपसे करता हूं साझा ये जबरदस्त नॉलेज। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, रावण के पास एक बहुत ज़्यादा एक अपार शक्ति थी। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां कर रखी थी, भगवान शिव की उपासना की, उन्होंने बहुत सारी इतनी तपस्या साधना उन्होंने की कि उनको अमरत्व मिल गया, अमर हो गए थे वो। और जब युद्ध हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में रावण का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ गया था कि उसका वध कैसे हो, रावण से का वध कैसे करें। तभी विभीषण ने क्या किया, जो कि उनको मालूम था कि इसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने बताया भगवान श्री रामचंद्र जी से कि आप इनके जो है रावण की जो नाभि है, नाभि में अमृत है, जब वहाँ पर अटैक करेंगे, जब तक वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे तब तक आप इस युद्ध के ऊपर विजय नहीं पा सकते। और उसकी बात को सुनने के बाद भगवान रामचंद्र जी ने जैसे ही उसके नाभि के ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर वार किया उन्होंने तीर से, और वहीं से जो है उनका संहार कर पाए वो। यानी अमृत कहाँ? नाभि में। और नाभि क्या? हमारे भवन का ब्रह्म स्थान। इसका मतलब यह है कि किसी भी भवन का जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हिस्सा होता है वो नाभि होती है। साथियों, जो जन्म से पहले भी क्या होता है कि जो शिशु होता है अपनी मातृ के साथ, अपनी माँ के साथ अगर जुड़ा होता है, जहाँ से उसको लाइफ एनर्जी लगातार मिलती रहती है, फीड मिलता रहता है, वो भी नाभि होती है। अगर किसी को नाभि पर जोर से कोई चोट मार दे तो वो संभाल नहीं पाता, इतनी जोर से वहाँ पर जो है पीड़ा उसको होती है। तो वही जो है वही सिद्धांत वास्तुशास्त्र के अंदर हम जब करते हैं, पर्सनलाइजेशन करते हैं वास्तु में, वास्तु पुरुष का किसी भी भवन के हिसाब से, कि इस तरह से एक पुरुष यहाँ पर लेटा हुआ है हमारी भूमि पर अधोमुखी, जिसमें उसका सिर नीचे है, पेट नीचे है, और वो इस तरह से लेटा हुआ है जिसमें उसका सिर गया हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में। दोनों भुजाएं उसकी जा रही हैं, एक साउथ ईस्ट में और एक नॉर्थ वेस्ट में, वायु कोण में जा रहा है। पैर उसका जो भारी हिस्सा है वो पूरा का पूरा साउथ वेस्ट में, नैऋत्य कोण में आया हुआ है। अब यहाँ पर अपना ध्यान लेकर जाओ। मेरा इतना बताते बताते आप समझ गए होंगे कि ब्रह्म स्थान कितना नाजुक होता है, कितना कोमल होता है और कितना संवेदनशील होता है। अब ये होता कितना है, ये सवाल मेरे सामने पिछले 2 महीने में कम से कम 20 बार आया। बहुत से लोगों ने पिछले कम से कम 2 महीने में मुझसे कम से कम 20-30 लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि ब्रह्म स्थान का एक्चुअल में एरिया कितना होता है। क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग बनती है, फ्लैट बनता है, अपार्टमेंट बनता है, कोठी बनती है, हमारी विला बनता है, उसमें बड़ा मुश्किल होता है मेजरमेंट लेना कि आप जो है ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ दें। क्योंकि सबने ये सुना है कि किसी भी भवन की लंबाई और चौड़ाई का 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा, यानी पूरे भवन का 9वां हिस्सा, एक लंबाई और चौड़ाई का तीसरा हिस्सा जो है वो उसका ब्रह्म स्थान होता है। और ब्रह्म स्थान में कोई भी भारी वजन नहीं आना चाहिए। बस यहीं पर आके फंस गए आप, यहीं पर आके फंस गए। वास्तु कंसल्टेंट तो छूट गए क्योंकि उनके पास तो बचने के 50 तरीके हैं, लेकिन आप फंस गए। आप इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं पूरी तरह से, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है, उसकी विज्ञान की वैल्यू कितनी होती है उसकी, ये आपको नहीं पता। अगर ये बता दूंगा मैं आपको तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा
भारद्वाज आपके सामने आता है आपकी समस्याओं का हल देने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, बहकाना नहीं। देखिए, मैं आपके मन की दुविधा ठीक करता हूँ, हटाता हूँ आपके मन से, और समझिए मेरी बात को कि ब्रह्मस्थान आखिर होता कितना है। सच्चाई जान जाएंगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। सबसे पहले आप देखिए कि किसी भी भवन में जो ब्रह्मस्थान होता है उसका एरिया कितना होता है, अगर ये आपको पता चल जाए तो समस्या हल हो जाएगी। जो ब्रह्मस्थान में बना रहा हूं उसको ध्यान से देखना। इसका लगभग 1/3 हिस्सा, देखिए इतना हिस्सा रहे लगभग, मतलब लंबाई चौड़ाई का 1/3 हिस्सा, लंबाई का भी चौड़ाई का जो है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मस्थान की कैटेगरी में आता है। इसी को हम कहते हैं ब्रह्मस्थान। ये जो ब्रह्मस्थान है ये हो गया हमारा ब्रह्मस्थान। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी भवन, किसी भी भूखंड के, किसी भी भवन के अगर आपने बराबर हिस्से किए हुए हैं और उसके 9 बराबर हिस्से करने पर जो आपका सेंटर का हिस्सा आएगा, अब देखिए मैंने कैसे इसके 9 हिस्से किए। नौ हिस्से हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हिस्से बिल्कुल क्लियर। बीच का हिस्सा जो है 1/3 एरिया है। सबका एरिया बराबर है। इसमें शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा प्रोपोर्शन में आपको, लेकिन सबका एरिया बराबर होता है। अब अगर आप ये सोचें कि हमें इस ब्रह्मस्थान में 1/3 हिस्से के अंदर हमें कुछ नहीं बनाना है। अभी जो आप देख रहे थे वॉलपेपर के ऊपर जो आपने एक हवेली देखी थी, राजस्थान की हवेलियां ब्रह्मस्थान का बहुत अच्छा उदाहरण। वहां पर क्या होता है कि चारों तरफ कमरे बने होते हैं और सेंटर में जो है कोर्टयार्ड खाली होता है। वहां पर की जहां पर कि पूरे जितने भी कुनबा होता था, उनके भाई हुआ करते थे, पिताजी होते थे, सबके सब वहां पर जो है अपना इकट्ठा बैठना उठना उनका हुआ करता था। वहीं पर भजन कीर्तन करते थे, वहीं तुलसी का चौरा हुआ करता था, वहीं बच्चे खेला करते थे, और जहां पर परंपरा हुआ करती थी उठने बैठने की उसको करते थे। मेहमान को भी लाके वहीं बिठाया जाता था और वो ओपन टू एयर होता था। उसको कहते हैं, हम जगह जो कहते हैं उसको कहते हैं नाद का स्थान। नाद जिसे कहते हैं आवाज़ निकलती है बहुत दूर तक, नीचे से जाती है ऊपर तक, इको जिसको बोलते हैं हम। तो आपने क्या करना है, अब ये जो ब्रह्मस्थान होता है अगर 1/3 छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की जो भवन निर्माण कला है, जो हमारी बिल्डिंग साइंस है, हमारी आर्किटेक्चर साइंस है, उसमें 1/3 हिस्सा छोड़ना बहुत मुश्किल है। पुराने समय में क्या होता था कि ये जो है पूरी की पूरी 4 दीवारी ही हुआ करती थी। ये सब 4 दीवारी थी उस समय पर। 4 दीवारी के बाद में ना ये सब के सब कमरे बनते थे, ये सब रूम हुआ करते थे, जितने भी ये सब कमरे होते थे, और ये जो है ओपन टू स्काई हुआ करता था, बिल्कुल खुला होता था ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान में कुछ भी ऐसा नहीं होता था जिसको कि मतलब वो अपना कुछ रखें यहाँ पर। ये पूरा का पूरा खाली, बिल्कुल स्पेस। ऊपर इसके होता था आकाश हुआ करता था, ऊपर होता था इसके आकाश, जिसे कहते हैं हम स्पेस। इसी को जो है ये देखिए यहीं पर जो है हमारे पंच तत्व आ जाते हैं। ये जो आकाश तत्व होता है, अब देखिए मोटा मोटा ये मान के चलिए ये जगह हमारी बनती है, ईशान कोण बनता है हमारा। नॉर्थ ईस्ट अगर मान लेते हैं इसको, हम अगर उत्तर कह देते हैं, उत्तर हो गया तो यहाँ पर जो है हमारा ये दक्षिण हो जाता है, इधर हमारा पश्चिम यानी वेस्ट हो जाता है, और यहाँ पर हमारा ईस्ट यानी पूरब होता है। तो ये हमारा ईशान बनता है। ईशान के बाद ये जगह हमारी बनती है वायु कोण बनता है इतना। वायु कोण के बाद में ये जगह हमारी बन जाती है हमारी नैऋत्य कोण, और इधर हमारा बनता है अग्नि कोण। इस तरह से भूमि जल वायु अग्नि आकाश ये जो है 5 तत्व बन जाते हैं। अब आप अगर ऐसे अपने मकान बनाना चाहते हैं, बना हुआ है या फ्लैट है, अपार्टमेंट कुछ भी है, तो यहाँ पर आके आप फंस जाएंगे कि 1/3 हिस्सा मैं कैसे खाली छोड़ूं। बहुत सारे लोग आज भी इस पर वहम करते हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या होता है, अगर आप इसका कारण समझ लेंगे तो आपके जो है मन से बहुत सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ब्रह्मस्थान, ठीक है। जी की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, 9.8 हुआ करती थी। बहुत पुरानी बातें, फिजिक्स की बातें होती हैं। तो ये क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ये भवन निर्माण कला ऐसे की जाती थी कि अगर कभी भूकंप आएगा तो उस भूकंप के अंदर जो है कभी भी बिल्डिंग नहीं गिरेगी, ठीक है। बिल्डिंग क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से आउट है। देखिए आप ये देखिए, अगर एक कहीं पर आपने देखा मकान बना हुआ, अगर चारों तरफ अगर यहाँ पे रूम बना रखे हैं सब जगह पर और सेंटर खाली है, तो आप कल्पना करिए कितना ही भूकंप आ जाए नहीं गिरेगा मकान। क्यों, क्योंकि सेंटर खाली है और चारों तरफ बने हुए हैं कमरे।
इसी तरह से जैसे मंदिर बनते हैं, आपने देखे बहुत बार कि जो मंदिर बनते हैं, मंदिर में भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो डाउन होती है। आपने ऐसा बहुत बार देखा कि मंदिर कभी नहीं गिरते, राजस्थान की हवेलियां कभी नहीं गिरी, इतने भूकंप आए, इतने जो है इतने समस्याएं आई बहुत सारी वेदर में, एटमॉस्फेयर में, लेकिन कभी भी मंदिर नहीं गिरा और ये हवेलियां नहीं गिरी। तो हम तो बहुत बार साधारण भाषा में कह देते हैं कि मंदिर इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वहाँ पर भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति तो है, बहुत अच्छी बात है, इससे तो हम जो है बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि जो कॉनिकल स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर जो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो इसकी h/3 पर होती है, 1/3 हिस्से में होती है। जबकि जो कॉनिकल होता है, हमारा जो कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, अगर एक ऐसा कॉनिकल अगर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लेते हैं तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो h/2 पर होती है, h/2, और ये होती है h/3। वास्तु के साथ साथ यहाँ पर साइंस आ गई, फिजिक्स आ गई, साथ में मैथमेटिक्स भी आ गया। अब क्या होता है कि लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटर द स्टेबिलिटी। तो जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे लाएंगे वैसे वैसे बिल्डिंग जो है स्टेबल होती चली जाएगी। भगवान की पावर तो है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन साथ साथ विज्ञान भी है। इसी तरह से ये होता है। अब क्या करना है, आज के टाइम में मोस्टली जो बिल्डिंग बनती हैं वो सबके सब अर्थक्वेक प्रूफ ही बनती हैं। सिंगल स्ट्रक्चर बनता है पूरा का पूरा, एक जिसे कहते हैं ब्लॉक शेप में बनता है। अब मैं आपको दे रहा हूं वो फार्मूला जिससे कि आप मकान बना पाएंगे। अब क्या करना है आपने, हमें वास्तु को भी फॉलो करना, वास्तु को भूलना नहीं है। मॉडर्न साइंस के चक्कर में वास्तु को हमने छोड़ना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें मकान बनाना है अपना, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा हमारा भूखंड है, आपको पता है कि इसके हम 81 पार्ट करते हैं, जिसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम में जो है इसके हम क्या करते हैं, इसके हम 81 पार्ट्स करते हैं, 81 ग्रिड्स बनाते हैं। इसमें 81 ग्रिड्स कैसे बनते हैं, इसमें 9 ग्रिड्स ऐसे बनते हैं, ये 9 ग्रिड बन गए, और इसी तरह से 9 ग्रिड ऐसे बनते हैं। बन गए 9 ग्रिड। इसमें क्या करना है, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप जितना संभाल पाए, इसको जो है ब्रह्म स्थान को जितना संभाल पाए, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ना ही करें तो अच्छी बात है, अगर करना भी पड़ता है तो आपको केवल और केवल एक ग्रिड को बचाना है। ये जो है इसे कहते हैं अति संवेदनशील, अति मर्म बोलते हैं इसको हम। ये जो जैसे मर्म स्थान इसके वास्तव में आपने सुने होंगे बहुत सारे, तो जैसे बहुत सारे मर्म स्थान होते हैं, उस तरह से ये भी है, इसको बोलते हैं हम अति मर्म। मर्म स्थान होते हैं बहुत सारे। अगर इसको हम नॉर्थ बोलते हैं तो इस तरह से पूरे के पूरे मर्म स्थान बन जाते हैं, जिसके अंदर ये अति मर्मता है। इसका मतलब मैंने आज आपको सिर्फ ये बताया कि कोशिश करो कि सेंटर में जितना वजन ना डालो उतना अच्छा है। कॉलम नहीं खड़ा करना चाहिए, सबसे ज़्यादा सीरियस होता है कॉलम, फर्नीचर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आप कोशिश करो, बहुत ज़्यादा कोशिश करो कि जो सेंटर वाला ग्रिड है, मतलब अगर 81 पार्ट करते तो सेंटर का जो 9वां हिस्सा है इसको किसी तरह से बचा लो, तब भी हमारा पर्पस सोल्व होता है, तभी कोई समस्या नहीं आती। साथियों, हम विज्ञान के साथ साथ लॉजिक पर भी हमें चलना चाहिए, हमें साथ साथ शास्त्रों पर भी चलना, हमें वेदों पर भी चलना है, और हमें साथ में जीना भी तो है ना, बिल्डिंग भी तो बनानी है। तो इसका ध्यान कर लो, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। मैंने इस सिद्धांत के ऊपर एक नहीं बनाए, हज़ारों मकान बनाए, कोई समस्या नहीं आती। आप 1/3 वाला हिस्सा जो है, जो 9वां हिस्सा खाली छोड़ने वाला है, उसको तो आपको बहुत ज़्यादा लेकर नहीं चलना चाहिए। बस यही मैंने आज मैसेज देना था, संदेश देना था मैंने। मुझे लगता है मैं अपने दिल की बात आपसे कह पाया। अगला वीडियो फिर से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मैं एक ऐसा पॉइंट लूंगा जिसके बारे में मेरे पास कम से कम 30-40 सवाल अब तक आ गए हैं, मैंने इकट्ठे कर लिए, नोट कर लिए हैं, और वो सब की सब बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।